निरीक्षण कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। काफिला आगे बढ़ते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पीछे पीछे चलो पीछे आप लोगों ने बनाना शुरू किया हैंडलूम की प्रदर्शनी हमारा बेनिफिट अच्छा आ रहा है। और खानदार स्कीम में कब पैसा मिला था? सर हमें अभी जो है रिसेंटली अभी मिला है। तो 1 महीना 2 महीना 2 मंथ्स। आज इनको मिला है। क्या नाम है आपका? बिजली मेट बच्चे ब्रेल लिपि में कुछ मटीरियल है पढ़ने लिखने का? सर ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट सर हमारे ये पीछे मेरे साथ क्या किए आप लोग आज दिन भर? कब तक क्लियर हो जाएगा PMI में PMAY में? हाँ सर हमारी कोशिश है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है हमारी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इसमें सर हमने 8 केस इसमें लिए भी हैं इस ब्लॉक से और ओवरऑल हमने 300 पंचायत में किसी ने ऑलरेडी किया जहाँ आप लगाई है सर कल्याणपुर में थी, लेकिन जैसे साथ में जो है हमारी 8 बेनिफिट मिला के लिए थोड़ा कोशिश करिए आप। पिछले वर्ष 7 दिसंबर के दिन सांबा जिले के चमलियाल पंचायत में मुझे जाने का अवसर मिला था और आज मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती पर भी मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बात हम सब ने तय की थी, एक नया संकल्प लिया था और वो संकल्प था बुनियादी सुविधाओं की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर के शहरी इलाके और बॉर्डर के गांव, इनमें बहुत भेद नहीं होना चाहिए। बॉर्डर गांव की भी बुनियादी सुविधाएं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहें, इस निमित्त ये कार्यक्रम शुरू किया गया। जिला प्रशासन ने ब्लॉक दिवस का आयोजन आज आपके यहाँ किया है। अभी आपने देखा है कुछ साथियों को उसका लाभ भी मिला है। मैं जानता हूं कि इस अभियान में वक्त लगेगा और मुझे भरोसा है कि जिस आत्मविश्वास से अगस्त 2019 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वैसा ही जमीन पर दिखाई पड़ने वाला बदलाव ये सीमावर्ती गांवों में भी आप सबके सहयोग से मुमकिन है और आपका सहयोग और आपकी भागीदारी रहेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम सफल होंगे। मुझे पता है कि बॉर्डर गांवों में इस बदलाव का आधार, या मैं कहूं कि मुख्य आधार, हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही होगी। कल्याणपुर जैसे गांवों का हर नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, इन्हीं के सहयोग से उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। आप सब जानते हैं कि इस व्यवस्था से कितने सालों तक आपको वंचित रखा गया है। किस वजह से आप वंचित थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद परिचित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए सबको, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, जिन्होंने विकास के रास्ते की जितनी जंजीरें थी उन्हें तोड़ दिया, जो अवरोध थे उन्हें हटा दिया। गांव के लोगों का भविष्य तय करने के लिए जमीनी स्तर पर लोकशाही का नया पौधा प्रधानमंत्री जी के कारण जो लगा है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बड़ी ताकत बनकर अभी परिवर्तन की आधारशिला रखा है इस व्यवस्था ने, आगे बड़ा महल खड़ा करने वाली है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था में सहयोग करे और वो काम प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं। अनेक लोग कहते हैं कि साहब गांव को गांव ही रहने दिया जाए, उसे शहर जैसा बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि गांव की अपनी संस्कृति है, अपना जीवन दर्शन है। मैं आगे बात शुरू करूं उसके पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि गांव को शहर में तब्दील करना ये उद्देश्य नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है गांव में, और मैं कहूं कि बॉर्डर के गांव में भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जरूरतें हैं, जिन्हें हम भौतिक सुविधा कह सकते हैं, ये जो गैप है, ये जो अंतर है, इसको कैसे जल्दी से जल्दी भरा जा सके। मैं चाहता भी नहीं हूं कि कल्याणपुर के लोग जब जम्मू या आसपास के अन्य शहरों में जाएं तो उन्हें सुंदर सड़कें, स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, अस्पताल, शिक्षण संस्थान केवल जम्मू में दिखे, बल्कि कल्याणपुर और आसपास की पंचायतों में भी ये दिखना चाहिए। ये इस दिशा में हम कदम बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इसे एक जन अभियान समझकर प्रशासन के साथ मिलकर के आप सभी पूरा कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि प्रशासन पूरी शिद्दत से आपके साथ रहेगा और जन भागीदारी की ताकत के आधार पर बॉर्डर के गांवों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसे हम खत्म कर सकेंगे। पिछले साल सिमलियाल गांव जाने से पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक रिव्यू किया था मैंने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर गांवों को विकसित करने की योजना 1990 के पहले शुरू हुई थी। 3 दशक BADP का आंकड़ा मेरे पास 3 दशक का मौजूद है और वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई। जम्मू जिले के 12 बॉर्डर ब्लॉक हैं, अभी हमारे DC अंशुल गर्ग जी ने बताया, जिनमें कुल मिलाकर 442 गांव सीमावर्ती गांवों की श्रेणी में आते हैं और 4.5 लाख की आबादी इन गांवों में रहती है। 2 साल में जम्मू जिले के भी बॉर्डर गांवों में BADP के अंतर्गत काम शुरू करने के पहले जो सालों पहले पुराने काम थे उन्हें पूरा किया गया है। अभी बताया, आपने देखा भी होगा प्रेजेंटेशन में कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में इन बॉर्डर गांवों में 1158 प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। वहीं BADP के 11 प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट थे उन्हें कंप्लीट किया गया है। आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि परेशानी थी कहां और प्राथमिकता कहां थी। 2015 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने निर्णय लिया कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में बॉर्डर के सभी गांवों का सर्वांगीण विकास का एक कार्यक्रम बनाया जाए। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक पूरे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में पूर्ण रूप से रूपांतरण की व्यवस्था की जाए। अगर पहले के आंकड़े को आप देखेंगे तो कभी 34 करोड़ रुपए, कभी 40 करोड़ रुपए का प्लान बन के जम्मू कश्मीर से भारत सरकार को इस योजना के अंतर्गत जाता था और इसी में आपके गांव के विकास के काम लिए जाते थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के गांवों के समेकित विकास के लिए इस बार बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया।
मतलब यह ऐसा आंकड़ा है कि इसकी तुलना हो नहीं सकती। मैं समझता हूं कि लगभग 18-20 सालों में जो धन मिलता था जम्मू कश्मीर को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत, उतना धन इस बार के बजट में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को दिया है। मैं सरपंच साहब, डीडीसी के मेंबर साहब बड़ा क्रांतिकारी भाषण दे रहे थे, मैं उनकी बात करूंगा आगे। चेयरमैन साहब ने भी कुछ बात कही है, बीडीसी के चेयरमैन साहब ने कही है, लेकिन 2-3 बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों में, खास तौर से 2019 के बाद जो बदलाव हुआ है, जरा उस पर विचार करिए। मैं ये दावा नहीं करता कि परिवर्तन की गति बहुत तेज है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा विचार करिए। 2018-19 में, और ये आंकड़े हैं अधिकृत आंकड़े, इसको आप स्वयं देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 67,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और कुल प्रोजेक्ट परियोजनाएं कितनी पूरी हुई थी? 9,229। मैं दोहरा देता हूं ताकि स्पष्टता रहे। 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे जम्मू कश्मीर में 9,229 परियोजनाएं, प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। जब 2021 में हम आए तो इसके दुगुने से ज्यादा प्रोजेक्ट, मैं संख्या बताता हूं, 21,943 21,943 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अभी ताली बजाने का काम नहीं हुआ है। और 67,000 करोड़ की जगह 4,000 करोड़ कम 63,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। महंगाई भी बढ़ गई है। आप लोगों की शिकायत थी कि बजरी के दाम भी बढ़ गए हैं। बावजूद इसके उससे कम पैसे में दुगुने से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। और मित्रों, इस वर्ष जो 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का समापन हुआ है, उसका आंकड़ा थोड़ा ज्यादा ताली बजाने के लिए प्रेरित करेगा आपको। इस साल 50,726 प्रोजेक्ट एक साल में पूरी की गई है। मैं फिर से दोहराता हूं, 50,726। अभी फाइनेंशियल विवरण मैं देने की स्थिति में नहीं हूं, हफ्ते भर में वो भी आ जाएगा सरकारी तौर पर, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि 25% कम धनराशि खर्च हुई होगी 67,000 से। 67,000 से 25% कम धनराशि खर्च करके 9,000 की तुलना में 50,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बाकी का हो क्या रहा था, वो आप समझदार मुझसे ज्यादा हैं क्योंकि आपका अनुभव यहां का ज्यादा है, मेरा तो 1.5 साल का है। अब 31 मार्च को इस वित्तीय वर्ष का समापन हो गया। जरा उसकी भी तस्वीर मैं बताता हूं। जब मैं आया था 8 अगस्त 2020 को, तो मेरे पास अक्सर महीने में, हफ्ते में कोई न कोई आता था, दिल्ली से, मुंबई से, देश के किसी हिस्से से। साहब, हमने 2012 में काम किया था, भुगतान नहीं हो रहा है। 2014 में काम किया, भुगतान ही नहीं हुआ। ऐसे अनेक लोग आते थे। मैं भी नया था और ऐसी व्यवस्था चलती है, ये मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना टेंडर के भी काम होता है। ये स्वर्ग में या तो भगवान इंद्र के यहाँ होता होगा या जम्मू कश्मीर में होता था। दूसरे देश के किसी हिस्से मैंने नहीं देखा था। वो व्यवस्था बदली गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 31 मार्च को जो स्थिति है, हमारी वित्तीय स्थिति, उस पर जरा आप गौर करिए। हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टैक्स कलेक्शन, बिलों का भुगतान, ये अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का असर क्या होता है, ये आंकड़े आपको बताएंगे। कोरोना की महामारी थी, आप सबको मालूम है। देश के बाकी राज्यों से भी आप तुलना करिए। देश में बहुत कम राज्य हैं जहां जीएसटी कलेक्शन 23.77% बढ़ा है। जम्मू कश्मीर देश के उन राज्यों में से एक है
जहां जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, और मैं कहना चाहता हूं कि 11,163 करोड़ रुपए हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। एक्साइज की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी लॉकडाउन बंदी तमाम के बावजूद 30% बढ़ा है हमारा कलेक्शन। 1760 करोड़ रुपए हमने कलेक्ट किए। स्टैंप ड्यूटी 56%। सेल्स टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लगता है। उसमें एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि देश में सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे सस्ता डीजल जम्मू कश्मीर में मिलता है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, बगल में पंजाब हरियाणा है, वहां से तुलना कर लीजिए। माने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे कम टैक्स लगाया है, बावजूद इसके उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। अभी भारत भूषण जी कह रहे थे कि लाइबिलिटी है, तो मेरे बाप और मेरे दादा लाइबिलिटी छोड़ करके गए, कितना भरूं मैं। अब वो भी मैं बताता हूं। इस पिछले वित्तीय वर्ष में जिन लोगों ने काम किया था, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो सप्लायर्स थे, मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, किसी का एक पैसा बकाया नहीं। 31 मार्च को सबका भुगतान कर दिया गया। एक आदमी नहीं है जम्मू कश्मीर में जो कहे कि मेरा एक पैसा बाकी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो चलती, जिनका लाभ आपको मिलता है, हमको पैसा इसलिए नहीं मिलता था कि जो स्टेट शेयर हमारा है 10% वो हम देते ही नहीं थे। हर स्कीम का हमने स्टेट शेयर जमा कर दिया, भारत सरकार एडवांस जमा कर दिया। पहले हमारे जो लोग थे वो हुंडी में कर्जा लेते थे, तो इस बार हमने कोई कर्जा नहीं लिया, बल्कि पहले की जो 2 हुंडी थी उसका भी भुगतान कर दिया। पेंशन, सैलरी, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, जितने हमारे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं, वर्तमान में हैं, किसी का एक पैसा बकाया नहीं, सबका भुगतान हो गया। और जम्मू कश्मीर बैंक से कर्जा लिया गया था और उस कर्जे के आधार पर पेंशन का भुगतान होता है। 5,573 करोड़ में से 4,119 करोड़ उसको भी जमा कर दिया। तो बाप कर्जा खाए बेटा भुगते, उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा करीब 38% बढ़ा है। अभी कल एनटीपीसी के चेयरमैन मेरे पास आए थे और पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के चेयरमैन आए थे। उन्होंने एक ने कहा कि मुझे 21 साल बाद जम्मू कश्मीर से पहली बार पैसा मिला। 183 करोड़ रुपए पीटीसी को इस बार भुगतान किया गया है। माने जो बिजली हम खरीदते हैं, बहुत लंबे समय बाद जो लोग बिजली देते हैं उनको हमने 891 करोड़ रुपए दिए। और बिजली की बिल का भी जिक्र मैं कर दूं, 600 करोड़ रुपया इस बार ज्यादा वसूली हुई पिछले साल की तुलना में। और अगले बार 1000 करोड़ ज्यादा वसूली करनी ही है। वो मीटर जरा भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सहयोग रहेगा ना आप लोगों का, क्योंकि बिजली जो पैसा देता है उसे बिजली न मिले, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है। भाई जो पैसा दे वो क्यों सफर करे। अगर गरीब आदमी है, असहाय है, तो जरूर हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन समर्थ लोग अगर बिजली बिल नहीं देंगे तो न गरीबों की मदद हो सकती है, न बिजली दी जा सकती। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था के कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है और इसी से आर्थिक और सामाजिक विकास हो सकता है। सरपंच साहब ने कहा कि यहां सराय बनानी है, बीडीसी चेयरमैन साहब ने समर्थन किया, डीडीसी चेयरमैन साहब ने समर्थन किया, और हमारे जो डीडीसी के मेंबर साहब हैं वो भी समर्थन किए। भैया और एक बात कही, पंचायतों का पैसा बढ़ा दीजिए। इन दोनों बातों पर मुझे अपनी राय रखनी। एक अनुरोध है चेयरमैन साहब की, ये 50 लाख 35 लाख बताया गया ना एस्टीमेट बना, तो अभी जिला योजना बना रहे हैं, उसमें 50 लाख नहीं 2 करोड़ की परियोजना बनाइए, स्वीकृत करिए, 1 साल में बन के खत्म हो जाएगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और एक बात कही, पंचायतों को 10 लाख, मैं 30 लाख देने को तैयार हूं, जो पैसा मिला वापस कर दीजिए। हर पंचायत को आप आज वापस करिए, कल 30 लाख लीजिए, 10 लाख छोड़िए, वापस करेंगे, हम 30 लाख देंगे आपको। बोलिए सरपंच साहब, जो मिल रहा है वो वापस कर दीजिए प्रशासन को।
और हर पंचायत को 30 से कम किसी को नहीं देंगे। आपको एवरेज कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसको 40-45 लाख रुपए से कम मिल रहा है। बाकी योजनाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी भी पंचायतें हैं जिनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो वो हमने पंचायती राज व्यवस्था को वाकई में जो उसकी मूल भावना है विकेंद्रित करके पंचायतों तक फंड भी दिया है, फंक्शनरी भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अधिक से अधिक शक्तिशाली हों, लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनका समाधान आप कर सकें, इतनी ताकत प्रशासन आपको देना चाहता है। मैं जैसा पहले कह रहा था कि बॉर्डर गांव की तुलना में जब तुलना हम करते थे तो स्वाभाविक रूप से पीछे रह गए, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो ये कोशिश हम सब करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप भी इस काम में जुड़िए और इस काम को मिलकर के हम सब पूरा करेंगे। गांव का पारंपरिक स्वरूप भी बना रहे और जो आधुनिक सुविधाएं वो भी इन गांवों में पहुंचे। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सीमावर्ती गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, ऐसी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करानी है कि इन गांवों में घूमने के लिए भी लोग वापस आवें और इस ट्रेंड को रिवर्स करना है। अब केवल सराय या स्कूल नहीं, अभी देखा आपने रोजगार के अवसरों का विकेंद्रीकरण हम करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर उद्योग लगने इसकी भी कोशिश की जा रही है। बॉर्डर के गांवों का विकास हमारे लिए सिर्फ चौड़ी सड़कों का निर्माण नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग सेक्टर की 40 योजनाओं का समुचित तथा समावेशी विकास, ये हमारा लक्ष्य है। शिक्षा के क्षेत्र में बॉर्डर के गांव 4 योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल, प्ले फील्ड्स का निर्माण, हॉस्टल का निर्माण, पब्लिक लाइब्रेरी तथा रीडिंग रूम का निर्माण, ये योजनाएं प्रशासन चला रहा है। इसका लाभ आप जरूर उठाइए। अब ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों और जनता के हाथ में है कि जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता तय करके इसका प्लान बनाएं और उस काम को एक निश्चित समयावधि में पूरा करने का कार्यक्रम भी हम सुनिश्चित करें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि पंचवर्षीय योजनाओं की मार जम्मू कश्मीर झेल चुका है, दशकों तक झेला है। इसलिए प्लान बनाते वक्त इस बात का हम ख्याल रखें कि कौन सी परियोजना इस वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएगी। अधिकतम 2 वर्ष से ज़्यादा समय किसी परियोजना में लगे, मैं समझता हूं वो उपयुक्त नहीं है गांव के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। वो एक्सप्रेसवे नहीं है कि कई साल बने, वो रेलवे चिनाब नदी पर बनने वाला रेलवे का ब्रिज नहीं है। हमको ऐसी योजनाएं लेनी चाहिए अधिकांश जो वर्ष भर में पूरी हो जाए या अधिकतम 2 वर्ष में पूरी हो जाए। और मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए या पुराने हेल्थ सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, नए मॉडर्न मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराना, मोबाइल डिस्पेंसरी और टेलीमेडिसिन, ये सुविधाएं भी हम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बॉर्डर गांव में निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएं, इसका मुकम्मल इंतजाम आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरूरतों के हिसाब से इस वर्ष के प्लान में ये सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और मई महीने, मैंने भारत भूषण जी ने कहा जून, हम तो कह रहे हैं मई, आधा पैसा हम लोगों ने दे दिया है। जल्दी प्लान बनाइए, जल्दी टेंडर करिए, जल्दी काम शुरू करिए। इसी प्रकार एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर में 13 विभिन्न प्रकार की योजनाएं खास तौर से सीमावर्ती गांवों के लिए चलाई जा रही। प्रशासन के हमारे सहयोगी, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा इसको अपनी जिम्मेदारी समझ, दायित्व समझ कर, गांव का आदमी होगा, हो सकता है उसको समझ ना हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति तक योजना पहुंचावें। और किसी नीति का, किसी योजना का मैं समझता हूं असली उद्देश्य है कि वो सामान्य आदमी के जीवन में बदलाव ला सके। कागज पर योजना चला करके हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। और जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे सामान्य लोगों तक ये योजनाएं पहुंचे, इसमें आप भी मदद करिए।
एक योजना की जानकारी और उसका लाभ खेती से जुड़े प्रत्येक परिवार को बिना भेदभाव के मिल सके। अभी एक नौजवान साथी डेयरी लगाने के लिए यहाँ से आर्थिक सहायता जो हम देते हैं वो लेके गए। अब एक नौजवान नहीं, ऐसे कई नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नौजवानों ने, एक बच्ची आई थी, उसको आर्थिक मदद दी गई। मुझे लगता है ये ढेर सारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक युवा उठा सकें। बॉर्डर के गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 11 योजनाएं चल रही, लेकिन ये रिंग रोड बनाने या बड़ा ब्रिज बनाने का काम नहीं है। मुझे लगता है कि यह बात जनता को भी समझनी होगी कि लिंक रोड, अप्रोच रोड, कलवर्ट, छोटे पुल, पुलिया जो रिहाइश को जोड़ती है, जो लोगों के जीवन को बदल सकती है, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। रोजगार सृजन, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है, डेयरी खोली जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सिविक कम्युनिटीज के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने की जरूरत है, जिसमें बिजली, फुट ब्रिज, पब्लिक टॉयलेट, टूरिस्ट सेंटर, बस स्टैंड, वीकली बाजार की जगह युवाओं के लिए जिम तथा सांस्कृतिक केंद्र, पार्क जैसी सुविधाएं बनाई जा सकें, जिसका लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ी भी ले सके। यहाँ आने से पहले मैं बाबा जित्तो जी के दरबार में मत्था टेकने गया था। मेरे पहले भी लोगों ने बताया कि 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जो लोग भी बाहर से दर्शन के लिए आते हैं, उनके मन में यहाँ के गाँवों को देखने की जिज्ञासा भी होगी। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि अपने गांव में कोई न कोई ऐसी सुविधा बनाएं कि जो मेले में आते हैं केवल बाबा जित्तो का आशीर्वाद नहीं, बल्कि वहाँ की प्राकृतिक और मनोरम छटा को देखने हमारे गांव में भी आ सकें। अब होम स्टे मैं समझता हूँ कि प्रचलित व्यवस्था टूरिज्म में हो गया है, और मुझे लगता है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब बॉर्डर के गाँवों के विकास के लिए धन की कमी नहीं। 3440 करोड़ की तुलना में 600 करोड़ रुपए मिले हैं, और 600 करोड़ पूरी तरह आपके लिए ही खर्च किए जाएंगे। सोशल सेक्टर में भी कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर्स, रूरल सैनिटेशन, अनेक इस वोकेशनल ट्रेनिंग के काम बॉर्डर गांवों के लिए चलाए जा रहे हैं। अब कागज से निकालकर इन्हें जमीन पर विकसित करने का काम प्रशासन का भी है, और मुझे लगता है कि आप सब भी इसमें थोड़ा आगे आवें। आप सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसमें एक वॉचडॉग की तरह आप काम कर सकते हैं। अपने अपने गांव को मॉडल गांव बनाने का हम संकल्प ले सकते हैं। भारतवर्ष में जितने भी मॉडल विकसित गांव आज चर्चा में हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का बघूवर गांव हो, तेलंगाना का रामचंद्रपुर गांव हो, ऐसे अनेक नाम मैं ले सकता हूं। केवल प्रशासन ने वो काम वहां नहीं किया है, वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों ने, वहां के नागरिकों ने जब आगे बढ़ करके जन भागीदारी के आधार पर काम किया, तो आज पूरे देश में इन गांवों की चर्चा हो रही है। क्या हम आज ये तय कर सकते हैं कि अगली बार जब राष्ट्रीय फलक पर कोई न्यूज पढ़ी जाएगी तो इस मढ़ ब्लॉक के भी 2-3 गांव आएंगे? मुझे लगता है कि ये संकल्प लेने की जरूरत है। प्रशासन का रोल आज सभी जगहों पर आपके सहयोगी के रूप में हो गया है। हम चाहते हैं कि आप आगे रहिए, हम आपके सहयोगी के रूप में काम करें। जन भागीदारी और सामाजिक जागरूकता के साथ विकास की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि विकास का पैमाना क्या है। ये बड़ा अहम सवाल है, कोई पूछता है हमारे यहाँ क्या हुआ, किसको माना जाए विकास। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि गांव में जो अंतिम व्यक्ति है, अगर उस तक विकास की किरण पहुंच गई तो विकास हुआ है, नहीं तो बाकी विकास का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग जो गरीब हैं, असहाय हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, अधिक से अधिक लाभ योजनाओं का उनको मिल सके, और वही सच्चा विकास है। जिस दिन शहर जैसी सुविधाएं कल्याणपुर पंचायत के पास होंगी, उस दिन हम निश्चित रूप से कह सकेंगे कि बॉर्डर के गांव भी विकसित हो रहे हैं। जिस दिन किसान, जवान और
हमारी बहनें माताएं गांव में ही उनके रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे, उस दिन हम कह सकेंगे कि हाँ, गांव तक विकास पहुंच रहा है। और ये मित्रों, ये असंभव नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बारंबार कह रहा हूं कि सभी संसाधन, प्लान, पैसा सब कुछ है, सभी को मिलकर के कल्याणपुर जैसे गांव का विकास हो, इसके लिए संकल्प लेना है और इसे विकास का केंद्र बिंदु बनाना है। सभी ग्रामवासियों को मिलकर के अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आगे आने की जरूरत है। आज आप सभी के समक्ष अभी ई-रेंट एप्लीकेशन को जनता को समर्पित किया गया। हमारे डीसी अंशुल गर्ग ने बहुत ही शानदार प्रयास करके अब जम्मू जिले में हमारी फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल की जा रही जो जमीन है, जैसा उन्होंने बताया कि 30,000 लोग इससे जुड़े हुए। कभी कभी देर हो जाती रही होगी, अब उनको समय से HDFC बैंक के माध्यम से साल में 2 बार उनका किराया उनके खाते में पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था अभी प्रशासन ने की है फोर्सेस के साथ मिलकर के। मैं प्रशासन को और फोर्सेस को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और उस पर्व को मनाने के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आ रहे हैं। स्थान आपको मालूम हो जाएगा, प्रशासन ने 2-3 स्थान देखे हैं। उम्मीद है कि आपके बगल में सामा जिले में किसी पंचायत में वो पंचायत बैठक भी करेंगे, आपसे संवाद भी करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आइए, आप भी, आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। लेकिन वहां जाने के पहले मेरा एक अनुरोध होगा आपसे। एक 100 बिंदुओं का एक कार्यक्रम ग्राम स्वराज महीना चल रहा है और इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी से संबंधित अनेक कार्यक्रम लिए गए। मैं उसको, मेरे पास विवरण है। इनकम ऑन लाइवलीहुड का भी उसमें ध्यान रखा गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ध्यान रखा गया है, यूथ एम्पावरमेंट का ध्यान रखा गया है, विमेन एम्पावरमेंट का ध्यान रखा गया है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया। ये समय जाया मैं नहीं करना चाहता। मैं सभी सरपंच महोदयों से, महानुभावों से, चुने हुए हमारे सभी PRI से मैं प्रार्थना करना चाहता कि प्रशासन इस काम को करेगा, लेकिन कृपा करके आप लोग भी अपनी अपनी पंचायत में अगर ये काम हमने पूरा कर लिया तो मैं समझता हूँ कि अपने गांव के निवासियों का बड़ा भारी कल्याण हम करने वाले हैं। मैं भी 1.5 साल से लगातार पंचायतों में जा रहा हूँ। जब बैक टू विलेज 2 शुरू हुआ था तो उस समय हर पंचायत में स्पोर्ट्स किट दी गई थी। अभी आज भी एक ब्लॉक के 26 पंचायतों को दिया है। ये योजना अनवरत चल रही है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और प्रशासन ने मिलकर के खेल की कम से कम 9 विधाओं में स्पोर्ट्स किट पंचायतों को मिले, इसका इंतजाम किया है। इसी प्रकार नौजवानों के कैरियर में सहायता के लिए मिशन यूथ तथा जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्यक्रम चला रहा है और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो उसी का एक नमूना है। आर्मी, अर्धसैनिक बल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे बच्चियों को सुविधाएं भी प्रदान की जा रही और समावेशी विकल्प के साथ साथ बॉर्डर के गांवों में पनप रहे सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश हो रही है। अभी बताया गया आपको, आपकी जमीन आपकी निगरानी, और पासबुक भी दिया गया। ये सपना था यहाँ के सामान्य लोगों का। जिस दिन ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ मैं था उस कार्यक्रम में। हरिशंकर पाराशाही एक बड़े हिंदी के व्यंग्यकार हुए, पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं, लेकिन उन्होंने व्यंग किया कि अगर लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते तो महाभारत नहीं हुआ होता। सुना, पढ़ा आपने? वो 5 गांव जो पांडवों को मिलने थे, भगवान कृष्ण खोजते रह गए और उन 5 गांवों के लैंड रिकॉर्ड मिले नहीं।
तो महाभारत लैंड रिकॉर्ड के कारण हो गया। अब जम्मू कश्मीर में महाभारत न हो, लैंड रिकॉर्ड को लेकर के इसका इंतजाम प्रशासन ने पूरी तरह से करने का ठान लिया है और काफी हद तक सफलता मिल गई। एक हिंदी के और बड़े साहित्यकार हुए श्रीलाल शुक्ल, उनका एक उपन्यास है राग दरबारी, बड़ा मशहूर उपन्यास है, वक्त मिले तो पढ़िएगा। उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़, माने हैंडीकैप्ट है बेचारा, चल नहीं पाता। तो उसने अपना लैंड रिकॉर्ड खोजना शुरू किया। एक पैर तो खराब था ही, दूसरा खराब हो गया, स्वर्ग सिधार गया, लैंड रिकॉर्ड नहीं मिला। तो उस स्थिति से जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात मिले, इसकी ईमानदारी से कोशिश की जा रही। अब आप अपना लैंड रिकॉर्ड देख सकते हैं, 3 भाषाओं में आप अपनी जमीन की जानकारी पा सकते हैं। इस साल मार्च में अभी बताया गया कि 16,810 नए लाभार्थी यहाँ जोड़े गए हैं। मैंने मोटे तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका 100% सैचुरेशन किया जाए। पंचायत स्तर पर कैंप लगाए गए हैं, ब्लॉक दिवस पर लोगों की एप्लीकेशन ली जा रही है, चुने हुए प्रतिनिधियों की ओर से भी जो प्रार्थना पत्र जाते हैं उनका भी संज्ञान लिया जा रहा है। अभी बताया इन्होंने, हमारे डीसी साहब ने, 2 अक्टूबर को भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो आए थे, तो स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो मुझे लगता है कुछ लोगों को भी इन्होंने बताया कि ड्रोन से सर्वे का काम अंतिम चरण में है और भूस्वामियों को कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। कन्वर्जेंस भी बड़ा जरूरी है। साइलोज में सोचने से भी कभी कभी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि कन्वर्जेंस से काम ज़्यादा होता है, प्रभावी होता है, बड़ा होता है। और अलग अलग विभागों की अनेक स्कीमें हैं, उनको कैसे समन्वित ढंग से मिला करके हम काम कर सकते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 100 एक्शन प्लान की बात हमने बता दी है। भाषण करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन दिशा उतर हो गई। मैं तो बातचीत करना चाहता था और ये जानना चाहता था कि जो स्कीम्स जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है उनमें कितनी इस गांव में पूरी, इस पंचायत में पूरी हुई। क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कोई सड़क थी, बनी कि नहीं बनी? स्कूल, आंगनबाड़ी तथा हेल्थ सेंटर में नल से पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये सब काम यहाँ खत्म कर लिए गए। सबके पास सेहत कार्ड है कि नहीं है? कितने लोगों के पास नहीं है? सबको मिल गया है? किसी का इलाज भी हुआ है उसमें? क्यों साहब, है? लाभार्थी हैं? अब किंडर गार्डन स्कूल भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए बना रहे हैं। अब आपकी पंचायत में बना कि नहीं बना, मुझे लगता है कि ये सब सवाल हैं जो जरूरी हैं जनता के। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया गया है। जल जीवन मिशन का हाउस होल्ड प्लान बन गया है कि नहीं बन गया है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में कोई कार्यक्रम इस पंचायत में हुआ या नहीं हुआ? मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी सरपंच साहबान को सोचने की जरूरत है। मैं केवल जानकारी दे रहा हूं। क्या सभी किसान भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है? सॉइल हेल्थ कार्ड सबका बन गया है या बचा है? किसान सम्मान निधि जो एलिजिबल लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको मिली कि नहीं मिली? जिस पेंशन योजना का जिक्र डीसी साहब ने किया, बहुत ही अच्छी योजना है मान धन योजना। मेरा अनुरोध होगा कि उस योजना से जुड़िए। जब शरीर कमजोर होगा तो वो आपके लिए बड़ा सहायता करने वाला है। डेयरी का जिक्र हो गया है। स्वरोजगार के बारे में हमारे डीसी साहब ने बताया है। ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने बने हैं पंचायत में? नहीं बने हैं तो इसका प्रयास करने की जरूरत है। पैसे की कोई कमी नहीं, बस हमें योजना समझना है और उस पर आगे बढ़ना है। रूरल टूरिज्म के लिए क्या हम कुछ सोच सकते हैं इस इलाके में? डिजिटाइजेशन और अभी
कुछ जगहों पर पंचायतों की भी वेबसाइट बनने लगी है सरपंच साहब। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की दिशा में ये सब बड़े कदम हैं। और कितने लोग पंचायत के कामों में या सामान्य रूप से सहायता करते हैं। मुझे लगता है मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं और सवाल हैं जिन्हें आपके बीच रखने का मकसद केवल एक है कि ग्राम स्वराज का जो सपना है या जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जमीन पर कितना क्रियान्वित हो रहा है। अगर कहीं गैप है तो हमें भी समझ में आएगा, हमारे प्रशासन के साथियों को भी समझ में आएगा और आप सबको भी समझ में आएगा, तो मिलजुल करके उस गैप को भरने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे लगता है कि सोचने का तरीका भी हमें बदलना होगा। मैं एक छोटी बात आपको बताता हूं। एक योजना यहां चलती है जिसमें लोगों को ऋण मिलता है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। बैंक उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा देता है। अब बैंक के काम करने का अपना तरीका है। अगर बैंक की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो आप दौड़ते रह जाइए, लेकिन अब न कोई कोलैटरल देना है, न कोई बहुत कागजी कार्रवाई करनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाओं को ठीक से समझ करके उसका पूरा लाभ लिया जाए। बॉर्डर गांवों के समन्वित विकास की राह में तरीका भी सोचने का हमें बदलना होगा। और जो योजनाएं चल रही हैं, अगर आपको लगता है कि आप तक जानकारी नहीं पहुंचे तो हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक वो जानकारी पहुंचे। 100% सैचुरेशन ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि को केंद्र मानकर मॉडल विलेज डेवलप करना ये आज समय की आवश्यकता है। कृषि और एलाइड सेक्टर, आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विकास की संरचना में बुनियादी बदलाव के द्वारा ही गांवों तथा शहरों की खाई को कम किया जा सकता है। हमें बॉर्डर के गांवों को इस तरह विकसित करना है कि किसी को जीविकोपार्जन के लिए दूर जाने की आवश्यकता न पड़े। सभी ग्रामीण वासियों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजमर्रा की सुविधाएं और रिवर्स माइग्रेशन जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया उसकी शुरुआत हो सके। आज जम्मू कश्मीर में हम कोशिश कर रहे हैं कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की जा सके। एक नई प्रशासनिक कार्यप्रणाली यहाँ के प्रशासन के हमारे साथियों ने विकसित की है और मुझे उम्मीद है कि जन भागीदारी के द्वारा हम सीमावर्ती गांव को विकास का केंद्र बनाने में जरूर सफल होंगे। अभी हमारे पास बीएसएफ के डीआईजी साहब ने एक नोट भेजा है। मैं पीछे जब वो मिले थे उनसे मेरी चर्चा हुई थी, तो भारत दर्शन टूर ये 35 नौजवान इस क्षेत्र के जो भी जाना चाहें, मैसूर और बाकी जगह, ये बीएसएफ के लोग ले जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट 80 बच्चों को बीएसएफ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर वोकेशनल कोर्स देने के लिए व्यवस्था कर रही है। और जो भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीएपीएफ में होनी है उसके लिए भी लोकल यूथ को आपकी तैयारी कराने में भी बीएसएफ मदद करेगी। और मेडिकल कैंप इन्होंने तय किया है कि 3 मेडिकल कैंप आने वाले दिनों में इस एरिया में आयोजित किए जाएंगे। बीएसएफ और आर्मी का भी मैं आभारी हूं। अनेक इस तरह के कार्यक्रम आर्मी के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, बाकी सीएपीएफ के द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। सबका मिलजुल करके एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर में शांति हो, संपन्नता हो, समृद्धि हो और लोग देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी प्रगति के शीर्ष पर पहुंच सकें। ये इस काम में जहां प्रशासन लगा है वहीं हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि लगे हैं और हमारे बीएसएफ, आर्मी, बाकी सीएपीएफ के जवान भी लगे हैं। काफ़ी लंबा वक्त मैंने ले लिया। अभी सरपंच साहब लोग चाय भी शायद पिलाएंगे, पता नहीं है कि नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसी बहाने शायद मिल जाए, नहीं तो मिलती तो है नहीं। अंत में मैं
दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। निखरता आ रहा है रंग गुलशन, खरूजो खासाक जलते जा रहे हैं, खासाक जलते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो नई योजना और प्रधानमंत्री जी ने जो 600 करोड़ रुपया दिया है उसका पूरा सदुपयोग बॉर्डर के गांव में हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।